एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 28 पैसे हुआ महंगा। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की सचिन पायलट से फोन पर बात। जल्द दिल्ली पहुंचेंगे पायलट। गहलोत गुट में भी सुगबुगाहट। माया नगरी मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। और श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। शिखर धवन के कंधों पर होगी कप्तानी की जिम्मेदारी। कई युवा खिलाड़ियों को दिया गया मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। तेल की कीमतों में हुए बदलावों के बाद शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल का रेट 86 रुपए 75 पैसे हो गया। उधर देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस आज देश के तमाम पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आर्थिक संकट के वक्त सरकार पेट्रोलियम उत्पाद पर कर लगाकर कमाई कर रही है। प्रियंका ने पिछले एक साल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 6 जून 2020 को पेट्रोल का दाम 71 रुपए और डीजल का दाम 69 रुपए था। 6 जून 2021 को पेट्रोल का दाम 95 रुपए और डीजल का दाम 85 रुपए हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। तो आप देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लगातार जिस तरह से तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, उससे देशवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार से, लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को खासी मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता देंगे, अगर हम सिर्फ मई महीने की बात करें तो मई महीने में 17 बार से ज्यादा बार पेट्रोल और डीजल के और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले यही मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, मगर उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज प्रदर्शन किए जाएंगे सभी राज्यों के अंदर। मगर देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितना दबाव बनाया जा सकता है केंद्र सरकार पर, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जो कोरोना काल के अंदर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं तेल कंपनियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जनता को खलते नजर आ रहे हैं। तो जनता के पास काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, जॉब जा चुकी है और कहीं ना कहीं परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और उसी परिस्थिति पे कहीं ना कहीं हथौड़ा मारने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो उससे और जरूरत की चीजें जो है वो दिन का दिन महंगी होती चली जा रही है। राजीव जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, दिल्ली में आप मौजूद हैं, दिल्ली में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, देशव्यापी एक तरह से ये बात बताने की कोशिश की है कि पूरे देश को ये बताया जाएगा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की सरकार में ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ देखा जाए, खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो कितने लोगों के आने की संभावना दिल्ली में है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 100 रुपए जा चुके हैं। और यही बात करें डीजल की, तो डीजल के दाम लगभग वो भी 90 रुपए के करीब आ चुके हैं। मगर बात करें सीएनजी की या फिर एलपीजी की,
उनके भी दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाती नजर आ रही है कि बार बार के कांग्रेस पार्टी के समय में इतना पेट्रोल महंगा नहीं था और जब हुआ भी था तो कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया था और उसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को देने की कोशिश की गई थी। मगर अब जब भाजपा की सरकार है तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि 100 रुपए पर पेट्रोल के दाम आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा, लगातार देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा कि कांग्रेस की पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाती है और कहीं ना कहीं जो उनका जो जनता की जो आवाज है उसके भाजपा तक पहुंचा पाएंगे या फिर भाजपा इसी तरीके से अपने पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो तेल कंपनियों को आश्वस्त करेंगे। तेल कंपनियां लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करते रहेंगे और कहीं ना कहीं उससे और जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, दूध हो गई, सब्जियां हो गई या फिर और जो जरूरत की चीजें हैं वो दिन पर दिन महंगी होती चली जा रही है और जनता कहीं ना कहीं अपनी थालियों में से खाने की कम करती नजर आ रही है। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसके मद्देनजर आया है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी आंदोलन जरूर किया जा रहा है मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनना चाहिए था मगर दबाव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अपना टैक्स लेती है, राज्य सरकार अपना टैक्स लेती है, मगर दोनों में एक जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान है और जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था और कहीं ना कहीं परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी उसके अंदर आप जो जिस तरीके से अनलॉक किया गया और उसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोल की जो कीमत है वो लगभग 100 रुपए के करीब हो चुकी है दिल्ली के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है मगर सरकारों को समझना चाहिए क्योंकि जनता का नहीं तो फिर आने वाले दिनों के अंदर गुस्सा जरूर सरकार को देखने को मिलेगा। जी राजीव जी, कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि कुछ और सियासी दल भी कांग्रेस को इस मुद्दे को लेकर समर्थन दे सकते हैं, कुछ और दल भी इस देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई खबर? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टियों के जो और दल है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पेट्रोल डीजल के मुद्दे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी निगम के इलेक्शन 2022 के अंदर आने वाले हैं और यूपी के अंदर भी कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा के इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं जो महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जरूर इस मुद्दे को गिराने की कोशिश कर रही है और इसीलिए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है और लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमत से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों बार जब कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टीज थी उसमें बीजेपी के नेतृत्व में तमाम सियासी दलों ने प्रोटेस्ट किए थे, प्रदर्शन किए थे इस बात को लेकर कि महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या इस बार भी कुछ सामाजिक संगठन आगे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरीके से बात करें 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं उस समय भाजपा के बड़े नेताओं में चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर बड़े नेता हो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एलपीजी के बड़े दामों पर और पेट्रोल में भी बड़े दामों पर तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की यानी कि कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी मगर आप जब जिस तरीके से भाजपा सत्ता के अंदर है और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी हैं खबरें। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से देश के कई राज्यों को बड़ी राहत मिली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कोंकण रीजन में 13 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के 1 या 2 हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आज से 14 जून तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 12 से 13 जून को कोल्हापुर, पुणे, सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्री मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से खासतौर पर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे अब लोगों को एक हद तक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत में। चाहे बात हम दिल्ली एनसीआर के इलाके की करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में जो है भारी कमी आई है। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को काफी हद तक गर्मी से निजात मिली है। इससे पहले भीषण गर्मी से जबरदस्त तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ था इन तमाम प्रदेशों में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मौजूद है। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि मुंबई जो कि बारिश के लिए जाना जाता है, अब मुंबई में खासतौर पर कैसे हालात हैं? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि पिछले 4 दिनों तक जो है मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेंगे, जबकि मुंबई महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एनडीआरएफ की 5 टीमें जो है कोंकण इलाके में तैनात कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से कल पूरे दिन बारिश हुई, आज फिर सुबह से ही झमाझम बारिश पूरी हुई थी। इस दौरान मुंबई के कई इलाकों में, जो निचले इलाके माने जाते हैं, या मनासर बे या फिर दादर इलाका या हिंदवाड़ा इलाका में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज मिलन सभा के थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद जो है उसको फिर से जो है बहाल किया गया। हालांकि लगातार बीएमसी के तमाम कर्मचारी है पानी निकालने वाले जनरेटर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई के यथास्थिति में लाया जाए। सत्यप्रकाश जी, तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई जो है पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरें खुद ब खुद बाकायदा इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मुंबई में जो है हर तरफ पानी पानी है। ऐसे में कुछ जान माल का भी नुकसान कहीं से कोई खबर ऐसी? देखिए, जान माल की नुकसान तो नहीं, लेकिन मेन होल जो बीएमसी की लापरवाही का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थाने के 2 इलाके में जो है मेन होल में 2 महिलाएं गिरते बच्चे, हालांकि एक तक का पता नहीं चला। इस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जाहिर तौर पर महानगर पालिका के जो बजट होते हैं, इस तरह से मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है, उसमें जाहिर तौर पर बीएमसी और महानगर पालिका की पूरी तरह से लापरवाही सामने दिख रही है। प्रकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अरब सागर के साथ मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, तो मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं, क्या कुछ हिदायत लोगों को दी है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी कहा था इन 4 दिनों में तमाम जो मछुआरे हैं या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको समुद्र से दूर रहना चाहिए, समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि जब हाई टाइड रहता उस वक्त खास करके मौसम विभाग की हिदायत रहती है कि समुद्र के किनारे किसी भी स्थिति में न जाए, क्योंकि हाई टाइड के दौरान जो है समुद्र की जो लहरें होती है 4 से 22 फीट तक उठती है। ऐसे में जान माल का खतरा ज्यादा रहता है। लिहाजा एनडीआरएफ और तमाम कोस्ट गार्ड है, उनको भी अलर्ट किया गया कि समुद्र के किनारे अगर कोई भी जाता है, खासकर के मछुआरे, तो उनको तुरंत रोका जाए, उनको बाहर किया जाए। लिहाजा लगातार तमाम जो अधिकारी तैनात किए गए, उनकी नजर पैनी बने हुई कि किसी तरह की कोई स्थिति रहे तो उसे तुरंत निपटा जाए। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर माना यह जाता था और बल्कि इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी पहले से कि 15 जून के आसपास इस बार मानसून आने की संभावना है, लेकिन इस बार पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी, तो इसकी वजह जो है ताउते को मान लिया जाए?
मौसम विभाग भी यही कर रहा है कि जिस तरह से टॉक्सी तूफान आया था उस दौरान तमाम तबाही भी हुई, बारिश भी हुई। शायद लिहाजा केरल से जो मानसून चलकर तुरंत जो है 4 दिन पहले ही दस्तक दे दिया। हालांकि 4 दिन का ये तो मौसम बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा, ये कहा जा रहा है कि शायद 15 जून तक जो है फिर थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। लेकिन इन 4 दिनों में जिस तरह से रेड अलर्ट और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो मुंबई करों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई में एक बहुत बड़ी आबादी जो है झुग्गी बस्तियों में रहती है, तो वहां के लिए कुछ खास हिदायत मौसम विभाग की तरफ से? जी देखिए, जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है, महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि जहां तमाम स्लम इलाके हैं उनमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से मुंबई में अभी कल 2 बड़ी घटनाएं हो गई, एक मालवनी में हुई, उसमें दहिसर में 4 घर गिरने की जो मामले हुए थे। तो इस तरह की हिदायत में ऑलरेडी मौसम विभाग ने जारी कर दी है कि महानगर पालिका को इस पर मुस्तैदी से नजर रखनी होगी। जी सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो बात हो गई मायनगरी मुंबई की, अगर बात करें नागपुर की, पुणे की या महाराष्ट्र के बाकी तमाम अलग अलग राज्यों जिलों की, माफ कीजिएगा, या गांव देहात की, तो वहां पर कैसे हालात हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह झमाझम बारिश हो रही है? देखिए, कल हो रही थी, आज इस तरह की जानकारी फिलहाल नहीं है। मुंबई में, दक्षिण मुंबई में थोड़ी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में अगर बारिश की बात की जाए तो आज सुबह से झमाझम बारिश की तो नहीं, लेकिन रिमझिम बारिश जरूर हो रही है। हालांकि एनडीआरएफ और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र के तमाम कोंकण जो इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार ने मुस्तैद किया है। इससे पहले देखा यह जा रहा था कि मुंबई वासी भी गर्मी से निजात पाने की कोशिश में लगे हुए थे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी से 2-4 हो रहे थे मुंबई वासी। तो अब क्या हालात हैं? अब क्या तापमान में कमी आ रही है? देखिए जुबैर, मुंबई करो तो दोहरी हमारा एक तरफ मुंबई में महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार तपती धूप में लोगों को बाहर काम पे निकलना पड़ता था, उससे राहत मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ अब जो जिस तरह से लगातार छज्जे गिर रहे हैं, मकान गिर रहा है, तेज हवाएं से पेड़ों गिर रहे हैं, दीवार गिरने से जो है गाड़ियां दब जा रही है, मेन रोड खुले हुए, तो और प्रकाश सोनी जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश भी पहुंच गया। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 48 घंटों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश लगातार हो रही है। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की उत्तर सीमा मध्य प्रदेश के बैतूल और मंडला जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से 20-25 जून तक सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, रीवा, सतना, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, होशंगाबाद, सीधी, सिंगरौली में गरज के साथ बिजली गिरने या येलो अलर्ट
जारी हो सकने की संभावना भी जताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ अरब सागर से लगते हुए राज्यों में बारिश हो रही है, तो अब मध्य भारत में भी बारिश देखी जा सकती है। और उसी की एक ताज़ा हमारे पास मिसाल मौजूद है मध्य प्रदेश में, जहां 17 जून को मानसून आने की संभावना जताई जरूर जा रही थी, लेकिन 7 दिन पहले ही मानसून ने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि 20-25 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो ब्रिटेन से सामने आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर दरअसल ब्रिटेन में आज 47वां G7 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पीएम बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो एनबी की टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर, और इस सम्मेलन को वर्चुअली तरीके से शामिल किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में कोरोना महामारी पर भी बातचीत हो सकती है। तो इस सम्मेलन में पीएम मोदी बतौर खास मेहमान वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोविड-19 के मद्देनजर इस सम्मेलन में तमाम लोग अपने अपने पक्ष को रखेंगे। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई के दहीसर पोरू केतकीपाड़ा में एक 2 मंजिला मकान अचानक से गिर पड़ा। उसका मलबा 3 नीचे के मकानों पर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जोन 12 के डीसीपी ने पुलिस की मौजूदगी में घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे घर गिर दीवार खसकने से 4 घर गिर गए और उसमें आदमी दब के मर गया है। कितने साल पुरानी बस्ती है और ये घटना क्यों हुई? ये तो बहुत पुरानी बस्ती है और यहाँ पे फॉरेस्ट जोन में ये डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी काम कर नहीं सकता है आदमी। ना पेड़ कटिंग कर सकता है, ना अपना बांध काम कर सकता है, ना प्लास्टर कर सकता है। कुछ भी करने के लिए फॉरेस्ट जोन को पैसा देना पड़ता है। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत गुट के बीच सियासी खींचतान लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान पायलट और गहलोत के बीच विवाद को जल्दी खत्म करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। ये कमेटी जल्द ही अपना काम शुरू करेगी और पायलट की शिकायतों पर सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि पायलट खेमे को शांत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 25,000 से ज्यादा सियासी नियुक्तियां करने का कार्यक्रम जून महीने में शुरू करने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से कांग्रेस आलाकमान भी बातचीत करेगा। पायलट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने
हल निकालने का यकीन दिया है और चुप रहने की सलाह भी दी है। इसी वजह से वो फिलहाल खामोश है। यूपी के जल शक्ति मंत्री ने गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर पैदल परिक्रमा शुरू की। आपको बता दें कि यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अपने परिजनों के साथ गोवर्धन में शिरकत की। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर पहुंचकर उन्होंने गिरिराज सिंह की पूजा अर्चना की। विधायक कारिंदा सिंह ने प्रसादी दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश ने कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है। लॉकडाउन खुलते ही वो गिरिराज जी की शरण में आए हैं। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद का भाजपा में स्वागत है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के आधार पर चलती है। उन्होंने दान घाटी मंदिर से गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा शुरू की। की बहुत बड़ी कृपा है और भगवान के कारण से ही कोरोना पर उत्तर प्रदेश ने और भारत ने नियंत्रण पाया है। जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ, हमने सोचा कि चल के गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश, पूरा देश सुरक्षित रहे और कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले। मेरे प्रदेश का बहुत विकास है। जितिन प्रसाद जी के भाजपा में शामिल होने पर क्या कहेंगे? बहुत स्वागत है उनका और हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज़्यादा से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। तेल की कीमतों में हुए बदलावों के बाद शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल का रेट 86 रुपए 76 पैसे हो गया। उधर देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस आज देश के तमाम पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आर्थिक संकट के वक्त सरकार पेट्रोलियम उत्पाद पर कर लगाकर कमाई कर रही है। प्रियंका ने पिछले 1 साल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 6 जून 2020 को पेट्रोल का दाम 71 रुपए और डीजल का दाम 69 रुपए था। 6 जून 2021 को पेट्रोल का दाम 95 रुपए और डीजल का दाम 85 रुपए हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। तो आप देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लगातार जिस तरह से
तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, उससे देशवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार से, लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को खासी मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता दें कि अगर हम सिर्फ मई महीने की बात करें तो मई महीने में फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में आज पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। तेल की कीमतों में हुए बदलावों के बाद शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल का रेट 86 रुपए 76 पैसे हो गया। उधर देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस आज देश के तमाम पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आर्थिक संकट के वक्त सरकार पेट्रोलियम उत्पाद पर कर लगाकर कमाई कर रही है। प्रियंका ने पिछले 1 साल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 6 जून 2020 को पेट्रोल का दाम 71 रुपए और डीजल का दाम 69 रुपए था। 6 जून 2021 को पेट्रोल का दाम 95 रुपए और डीजल का दाम 85 रुपए हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। तो आप देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लगातार जिस तरह से तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, उससे देशवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार से, लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को खासी मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता दें कि अगर हम सिर्फ मई महीने की बात करें तो मई महीने में 17 बार से ज्यादा बार पेट्रोल और डीजल के और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले यही मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, मगर उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज प्रदर्शन किए जाएंगे सभी राज्यों के अंदर। मगर देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितना दबाव बनाया जा सकता है केंद्र सरकार पर, क्योंकि अभी तक
केंद्र सरकार की तरफ से जो कोरोना काल के अंदर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और तेल कंपनियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जनता को खलते नजर आ रहे हैं। तो जनता के पास काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, जॉब जा चुकी है और कहीं ना कहीं परिस्थिति बिल्कुल दिल्ली हुई है और उसी परिस्थिति पे कहीं ना कहीं हथौड़ा मारने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे और जरूरत की चीजें जो है वो दिन का दिन महंगी होती चली जा रही है। राजीव जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, दिल्ली में आप मौजूद हैं, दिल्ली में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, देशव्यापी एक तरह से ये बात बताने की कोशिश की है कि पूरे देश को ये बताया जाएगा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की सरकार में ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ देखा जाए, खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो कितने लोगों के आने की संभावना दिल्ली में है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 100 रुपये जा चुके हैं। यही बात करें डीजल की, तो डीजल के दाम लगभग वो भी 90 रुपये के करीब आ चुके हैं। मगर बात करें सीएनजी की या फिर एलपीजी की, उनके भी दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं यही आरोप लगाती नजर आ रही है कि बार बार के कांग्रेस पार्टी के समय में इतना पेट्रोल महंगा नहीं था और जब हुआ भी था तो कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया था और उसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने देने की कोशिश की गई थी। मगर अब जब भाजपा की सरकार है तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ तक 100 रुपये पर पेट्रोल के दाम आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, लगातार देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा कि कांग्रेस की पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाती है और कहीं ना कहीं जो उनका जो जनता की जो आवाज है उनके भाजपा तक पहुंचा पाएंगे या फिर भाजपा इसी तरीके से अपने पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो तेल कंपनियों को आकर्षित करेंगे। तेल कंपनियां लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करते रहेंगे और कहीं ना कहीं उससे और जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, दूध हो गई, सब्जियां हो गई या फिर और जो जरूरत की चीजें हैं वो दिन पर दिन महंगी होती चली जा रही है और जनता कहीं ना कहीं अपनी थालियों में से खाने की कम करती नजर आ रही है। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसके मद्देनजर आया है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी आंदोलन जरूर किया जा रहा है, मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ दबाव बनना चाहिए था, मगर दबाव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अपना टैक्स लेती है, राज्य सरकार अपना टैक्स लेती है, मगर दोनों में एक जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान है। और जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था और कहीं ना कहीं परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, उसके अंदर आपको चाहिए जिस तरीके से अनलॉक किया गया और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा किया जा रहा है। लगभग पेट्रोल की जो कीमत है वो लगभग 100 रुपये के करीब हो चुकी है दिल्ली के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर सरकारों को समझना चाहिए क्योंकि जनता का नहीं तो फिर आने वाले दिनों के अंदर गुस्सा जरूर सरकार को देखने को मिलेगा। जी राजीव जी, कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि कुछ और सियासी दल भी कांग्रेस को इस मुद्दे को लेकर समर्थन दे सकते हैं, कुछ और दल भी इस देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई खबर? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टियों के जो और दल है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पेट्रोल डीजल के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी निगम के इलेक्शन 2022 के अंदर आने वाले हैं और यूपी के अंदर भी कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा के इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं जो महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जरूर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है और लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमत से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों बार जब कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टीज थी उसमें बीजेपी के नेतृत्व में तमाम सियासी दलों ने प्रोटेस्ट किए थे, प्रदर्शन किए थे इस बात को लेकर कि महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या इस बार भी कुछ सामाजिक संगठन आगे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरीके से बात करें 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं उस समय भाजपा के बड़े नेताओं ने, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या फिर बड़े नेता हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एलपीजी के बड़े दामों पर और पेट्रोल के बड़े दामों पर तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की, यानी कि कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। मगर आप तो जिस तरीके से भाजपा सत्ता के अंदर है और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी हैं खबरें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से देश के कई राज्यों को बड़ी राहत मिली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कोंकण रीजन में 13 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के 1 या 2 हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आज से 14 जून तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 12 से 13 जून को कोल्हापुर, पुणे, सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्री मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से खासतौर पर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे अब लोगों को एक हद तक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत में। चाहे बात हम दिल्ली एनसीआर के इलाके की करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में जो है भारी कमी आई है। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को काफी हद तक गर्मी से निजात मिली है। इससे पहले भीषण गर्मी से जबरदस्त तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ था इन तमाम प्रदेशों में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मौजूद है। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि मुंबई जो कि बारिश के लिए जाना जाता है, अब मुंबई में खासतौर पर कैसे हालात हैं? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि पिछले 4 दिनों तक जो है मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेंगे, जबकि मुंबई महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एनडीआरएफ की 5 टीमें जो है कोंकण इलाके में तैनात कर दी गई है। लेकिन इस तरह से कल पूरे दिन बारिश हुई, आज फिर सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हुई थी। इस दौरान मुंबई के कई इलाकों में, जो निचले इलाके माने जाते हैं, फिरोजपुर या मनासपुर या फिर दादर इलाका या हिंदवाड़ा इलाका में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज मिलन सौदे के थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद जो है उसको फिर से जो है बहाल किया गया। हालांकि लगातार बीएमसी के तमाम कर्मचारी है, पानी निकालने वाले जनरेटर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई के यथास्थिति में लाया जाए। सत्यप्रकाश जी, तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई जो है पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरें खुद ब खुद बाकायदा इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मुंबई में जो है हर तरफ पानी पानी है। ऐसे में कुछ जान माल का भी नुकसान कहीं से कोई खबर ऐसी? देखिए, जान माल की नुकसान तो नहीं, लेकिन मेन होल जो बीएमसी की लापरवाही का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थाने के 2 इलाके में जो है मेन होल में 2 महिलाएं गिरते बच्चे, हालांकि एक शख्स का पता नहीं चला, इस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जाहिर तौर पर महानगर पालिका के जो बजट होते हैं, इस तरह से मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है, उसमें जाहिर तौर पर बीएमसी और महानगर पालिका की पूरी तरह से लापरवाही सामने दिख रही है। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अरब सागर के साथ मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, तो मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं, क्या कुछ हिदायत लोगों को दी है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी कहा था इन 4 दिनों में तमाम जो मछुआरे हैं या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको समुद्र से दूर रहना चाहिए, समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि जब हाई टाइड रहता है उस वक्त खास करके मौसम विभाग की हिदायत रहती है कि समुद्र के किनारे किसी भी स्थिति में न जाए, क्योंकि हाई टाइड के दौरान जो है समुद्र की जो लहरें होती है 4 से 22 फीट तक उठती है। ऐसे में जान माल का खतरा ज्यादा रहता है। लिहाजा एनडीआरएफ और तमाम कोस्ट गार्ड है, उनको भी अलर्ट किया गया है कि समुद्र के किनारे अगर कोई भी जाता है, खासकर तो मछुआरे, तो उनको तुरंत रोका जाए, उनको बाहर किया जाए। लिहाजा लगातार तमाम जो अधिकारी तैनात किए गए, उनकी नजर पहली बनी हुई कि किसी तरह की कोई स्थिति रहे तो उसे तुरंत निपटा जाए। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर माना यह जाता था और बल्कि इस तरह की संभावना जताई जा रही थी पहले से कि 15 जून के आसपास इस बार मानसून आने की संभावना है, लेकिन इस बार पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी, तो इसकी वजह जो है ताउते को मान लिया जाए?
मौसम विभाग भी यही कर रहा है कि जिस तरह से टॉक्सिक तूफान आया था उस दौरान तमाम तबाही भी हुई, बारिश भी हुई। शायद लिहाजा केरल से जो मानसून चलकर तुरंत जो है 4 दिन पहले दस्तक दे दिया। हालांकि 4 दिन का ये मौसम बताया जा रहा है, मौसम विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि शायद 15 जून तक जो है फिर थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। लेकिन इन 4 दिनों में जिस तरह से रेड अलर्ट और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो मुंबई करों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई में एक बहुत बड़ी आबादी जो है झुग्गी बस्तियों में रहती है, तो वहां के लिए कुछ खास हिदायत मौसम विभाग की तरफ से? जी देखिए, जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है, महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि जहां तमाम स्लम इलाके हैं उनमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से मुंबई में अभी कल 2 बड़ी घटनाएं हो गई, एक मालवनी में हुई, उसके बाद दहीसर में 4 घर गिरने की जो मामले हुए थे। जायसवाल पर इस तरह की हिदायत ऑलरेडी मौसम विभाग ने जारी कर दी है कि महानगर पालिका को इस पर मुस्तैदी से नजर रखनी होगी। जी सत्य प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो बात हो गई महानगरी मुंबई की, अगर बात करें नागपुर की, पुणे की या महाराष्ट्र के बाकी तमाम अलग अलग राज्यों जिलों की, माफ कीजिएगा, या गांव देहात की, तो वहां पर कैसे हालात हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह झमाझम बारिश हो रही है? देखिए, कल हो रही थी, आज इस तरह की जानकारी फिलहाल नहीं है। मुंबई में, दक्षिण मुंबई में थोड़ी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में अगर बारिश की बात की जाए तो आज सुबह से झमाझम बारिश की तो नहीं, लेकिन रिमझिम बारिश जरूर हो रही है। हालांकि एनडीआरएफ और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र के तमाम कोंकण के इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था वो कहीं कहीं पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश भी पहुंच गया। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 48 घंटों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश लगातार हो रही है। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की उत्तर सीमा मध्य प्रदेश के बैतूल और मंडला जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से 20-25 जून तक सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, रीवा, सतना, बैतूल, हरदा, खंडवा,
बुरहानपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, होशंगाबाद, सीधी, सिंगरौली में गरज के साथ बिजली गिरने या येलो अलर्ट जारी हो सकने की संभावना भी जताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ अरब सागर से लगते हुए राज्यों में बारिश हो रही है, तो अब मध्य भारत में भी बारिश देखी जा सकती है। और उसी की एक ताजा हमारे पास मिसाल मौजूद है मध्य प्रदेश में, जहां 17 जून को मानसून आने की संभावना जताई जरूर जा रही थी, लेकिन 7 दिन पहले ही मानसून ने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि 20-25 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो ब्रिटेन से सामने आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर दरअसल ब्रिटेन में आज 47वां G7 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पीएम बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो एनबी की टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर, और इस सम्मेलन को वर्चुअली तरीके से शामिल किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में कोरोना महामारी पर भी बातचीत हो सकती है। तो इस सम्मेलन में पीएम मोदी बतौर खास मेहमान वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोविड-19 के मद्देनजर इस सम्मेलन में तमाम लोग अपने अपने पक्ष को रखेंगे। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई के दहीसर पोरू केतकीपाड़ा में एक 2 मंजिला मकान अचानक से गिर पड़ा। उसका मलबा 3 नीचे के मकानों पर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जोन 12 के डीसीपी ने पुलिस की मौजूदगी में घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे घर गिर, दीवार खसकने से 4 घर गिर गए और उसमें आदमी दब के मर गया है। कितने साल पुरानी बस्ती है और ये घटना क्यों हुई? ये तो बहुत पुरानी बस्ती है और यहाँ पे फॉरेस्ट जोन में ये डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी काम कर नहीं सकता है आदमी। ना पेड़ कटिंग कर सकता है, ना अपना बांध काम कर सकता है, ना प्लास्टर कर सकता है। कुछ भी करने के लिए फॉरेस्ट जोन को पैसा देना पड़ता है। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत गुट के बीच सियासी खींचतान लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान पायलट और गहलोत के बीच विवाद को जल्दी खत्म करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। ये कमेटी जल्द ही अपना काम शुरू करेगी और पायलट की शिकायतों पर सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि पायलट खेमे को शांत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 25,000 से ज्यादा सियासी नियुक्तियां करने का कार्यक्रम जून महीने में शुरू करने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से कांग्रेस आलाकमान भी बातचीत करेगा। पायलट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हल निकालने का यकीन दिया है और चुप रहने की सलाह भी दी है। इसी वजह से वो फिलहाल खामोश है। यूपी के जल शक्ति मंत्री ने गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर पैदल परिक्रमा शुरू की। आपको बता दें कि यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अपने परिजनों के साथ गोवर्धन में शिरकत की। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर पहुंचकर उन्होंने गिरिराज सिंह की पूजा अर्चना की।
विधायक कारिंदा सिंह ने प्रसादी दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश ने कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है। लॉकडाउन खुलते ही वो गिरिराज जी की शरण में आए हैं। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद का भाजपा में स्वागत है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के आधार पर चलती है। उन्होंने दान घाटी मंदिर से गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा शुरू की। उनकी बहुत बड़ी कृपा है और भगवान के कारण से ही कोरोना पर उत्तर प्रदेश ने और भारत ने नियंत्रण पाया है। जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ, हमने सोचा कि चल के गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश, पूरा देश सुरक्षित रहे और कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले। मेरे प्रदेश का भक्त विकास हो। जितिन प्रसाद जी के भाजपा में शामिल होने पर क्या कहेंगे? बहुत स्वागत है उनका और हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज़्यादा से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र, धर्म